Hello aspirants and welcome to another session of Target 450 main series। आज हम देखेंगे क्रिटिकल मिनरल्स एंड रेयर अर्थ एलिमेंट्स। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले हमने न्यूज़पेपर के डिस्कशन के दौरान देखा था दैट इंडिया अपनी फर्स्ट एवर क्रिटिकल मिनरल पॉलिसी लाया है जिसमें उसने 30 क्रिटिकल मिनरल्स के बारे में बात की है। ओके, तो ये सब चीज़ें हम वन बाय वन देखेंगे क्योंकि जो भी थोड़ी फ्यूचरिस्टिक बातें होती हैं इन पे यूपीएससी को क्वेश्चन पूछना ज़्यादा पसंद है। ऑलराइट, और क्योंकि इसके बहुत सिग्निफिकेंस है, जियो स्ट्रेटेजिक, जियो पॉलिटिकल, जियो इकोनॉमिक, बहुत से सिग्निफिकेंस है इसके, इसलिए हमें इन एलिमेंट्स के बारे में डिटेल में जानना होगा। सो फर्स्ट थिंग, हाउ वुड यू डिफाइन दिस? जब आपको इंट्रोडक्शन देना होगा अगर ऐसे किसी क्वेश्चन पर, तो हाउ वुड यू डिफाइन, किसे कहते हैं हम क्रिटिकल मिनरल्स? देखिए, इसमें दो कंडीशन जरूरी होती है देखना। पहला, कि उनका सप्लाई का कोई रिस्क है क्या, और दूसरा कि उनकी इंपॉर्टेंस क्या है आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजीज में। ऑलराइट, सो फर्स्ट थिंग इज देयर रिस्क ऑफ सप्लाई शॉर्टेज। ऐसे मिनरल्स जिनका हमेशा एक रिस्क बना रहता है कि इनके सप्लाई डिसरप्शन हो सकते हैं। ऑलराइट, या फिर इनका जो प्रोडक्शन है, चाहे प्रोसेसिंग हो, एक्सट्रैक्शन हो, उसका कंसंट्रेशन बहुत ही लिमिटेड जगहों पर हो। लाइक जैसे चाइना या एक दो कंट्री और ले लीजिए, अगर इन्हीं में पूरा प्रोडक्शन कंसंट्रेट है तो हमेशा सप्लाई रिस्क रहेगा। अभी इस पे हम डिटेल में बात करेंगे। ओके, सो सेकंड फैक्टर इज हाई कंसंट्रेशन इन एक्सट्रैक्टिंग, एक्सट्रैक्टिंग मीन्स माइनिंग एंड प्रोसेसिंग। ऑलराइट, थर्ड इज they are identified on basis of their importance in modern technology and national security. Modern technology, economy, and national security. All right. So in this manner, you will define that these are elements. But and देखिए एक सबसे important बात कि ये जो so called rare earth elements हैं, they are not rare. ओके, दे आर फाउंड इन अबंडेंस, दे आर नॉट रेयर। ये एक मिसनोमर है बहुत बड़ा कि रेयर अर्थ एलिमेंट्स जो हैं दे आर रेयर, दे आर नॉट रेयर, दे आर फाउंड इन अबंडेंस। बट प्रॉब्लम क्या होती है कि ये हमेशा किसी ना किसी और मिनरल के साथ मिलते हैं, ये आपको ऐसे अकेले नहीं मिलते हैं। एंड इस वजह से इनका जो एक्सट्रैक्शन होता है, जब हमें इसको एक्सट्रैक्ट करना होता है, तो दैट रिक्वायर्स वेरी हाई लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, हाई टेक्नोलॉजी, हाई स्किल्स एंड हाई कैपिटल इन्वेस्टमेंट। और इसलिए हम इनको रेयर बोलते हैं, बाकी वो रेयर नहीं है, दे आर इन अबेंडेंस। ऑलराइट, नाउ अब ये जो लिस्ट आई है इंडिया में, तो देखिए ऐसा नहीं है कि हमने 30 क्रिटिकल मिनरल्स जो रखे हैं तो सभी देश यही मिनरल्स रखते हैं, ऐसा नहीं है। हर एक कंट्री अपनी लिस्ट क्रिटिकल मिनरल्स की खुद बनाती है। ईच कंट्री प्रिपेयर देयर ओन लिस्ट। ओके, और ये किस पे डिपेंड होगा कि उनकी इकोनॉमी में, उनके यहाँ पर जो उनकी मैन्युफैक्चरिंग में जिस फील्ड में भी स्ट्रेंथ है, वहां पर उन्हें किन मिनरल्स की ज्यादा जरूरत पड़ रही है। ऑलराइट, इस पे बेस्ड होती है इनकी क्रिटिकल मिनरल्स की लिस्ट। हर कंट्री की अपनी लिस्ट होती है। ठीक है, आप सपोज कीजिए कि यूएसए है, ठीक है, तो उसके लिए क्या सबसे इंपॉर्टेंट होगा? उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होगा सिलिकॉन। नो, यूएसए में तो सिर्फ डिजाइनिंग होती है। सपोज चाइना हो गया या ताइवान हो गया, जहां पर सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, तो उनके लिए सिलिकॉन सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, तो वो उनके लिए क्रिटिकल मिनरल हो गया। राइट, इसी तरीके से हर कंट्री अपनी खुद की लिस्ट तैयार करेगी। अभी हमारे यहाँ जो रिपोर्ट आई है उस पर मैं बात करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बेसिक डाउट क्लियर करना चाहता हूं जो अधिकतर स्टूडेंट्स को होता है कि रेयर अर्थ एलिमेंट्स की जब हम बात करते हैं और क्रिटिकल मिनरल्स की बात करते हैं, दोनों में फर्क क्या है? ओके, फर्क कहाँ पे आ जाता है? सो देखिए, अगर हम बात कर रहे हैं 30 क्रिटिकल मिनरल्स, ऑलराइट, तो इन 30 में से एक है रेयर अर्थ एलिमेंट्स, और इन रेयर अर्थ एलिमेंट्स में आते हैं 17। यहां तक क्लियर है? ठीक है, मतलब 29 अदर प्लस वन रेयर अर्थ एलिमेंट, एंड इन दिस रेयर अर्थ एलिमेंट वी हैव 17, एंड इन दिस 17, 15 तो हो जाते हैं हमारे लैंथेनाइट फैमिली,
आपने अगर पीरियोडिक टेबल देखा होगा तो आपने देखा होगा वहां पर फ्रॉम एटॉमिक नंबर 57 टू 71, इन्हें हम कहते हैं लैंथेनाइट सीरीज। ऑलराइट। फिर इन लैंथेनाइट सीरीज के अलावा भी दो और हैं जिनको हम काउंट करते हैं रेयर अर्थ एलिमेंट्स में, दैट इज स्कैंडियम, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 21, एंड यूट्रियम, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 39। तो ये 17 मिलके बनते हैं रेयर अर्थ एलिमेंट्स। तो आप कह सकते हो रेयर अर्थ एलिमेंट आर पार्ट ऑफ दीज क्रिटिकल मिनरल्स। ठीक है, आई होप कि अब कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि न्यूज़पेपर में इस तरीके से आता है तो लोगों को लगता है कि दोनों सेम है। ऐसा नहीं है। क्रिटिकल मिनरल्स का एक पार्ट है रेयर अर्थ एलिमेंट जिसमें 17 मिनरल्स आते हैं। ओके, उसमें से 15 है लैंथेनाइट सीरीज से एंड दो हैं स्कैंडियम एंड ड्यूट्रियम। नाउ अब आपके दिमाग में आएगा कि ये दो जो हैं अलग हैं, तो फिर इनको हमने इसी कैटेगरी में क्यों रखा है। इस कैटेगरी में रखने का रीजन ये है दैट ये दोनों भी दे ऑलमोस्ट हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज जस्ट लाइक दीज लैंथेनाइट एलिमेंट्स। ओके, similar chemical properties, and they occur in same mineral deposit. They occur in same mineral deposit. All right, क्लियर है यहाँ तक। प्लीज ये थोड़ा सा बियर करना, क्योंकि देखिए आपको जरूरी है कि आप पूरे 30 क्रिटिकल मिनरल्स मत देखिए, लेकिन ये जो 17 रेयर अर्थ एलिमेंट्स है ना, इनके नाम एक बार प्लीज पढ़ लेना। प्रीलिम्स में माइनर कुछ ऐसा पूछा गया था, माइनर एलिमेंट्स करके, तो वहां पर बहुत लंबी, मतलब 200 से ज्यादा है इंडिया में। तो ऐसे में क्वेश्चन अटेम्प्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन जो न्यूज़पेपर वगैरह में आ जाता है तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे जो 17 आप इसमें देखेंगे पीरियोडिक टेबल में, प्लीज इनके नाम एक बार गो थ्रू कर लेना प्रीलिम्स के लिए। ओके, बाकी ऐसा नहीं है कि आपको प्रीलिम्स में 100 आउट ऑफ 100 क्वेश्चन ही सही करने होते हैं, बट फिर भी अगर एक बार देख लेंगे तो बेटर रहेगा। लेकिन कुछ मैं आपको यहाँ पे याद कराने की कोशिश करूंगा। तो देखिए इसी सीरीज में एक 58 एटॉमिक नंबर के साथ एक एलिमेंट है दैट इज सीरियम। ओके, दिस इज मोस्ट अबंडेंट। ये ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको प्रीलिम्स में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, इसीलिए कल को वो किसी और एलिमेंट का नाम दे देगा यूट्रियम या स्कैंडियम का और कहेगा दिस इज मोस्ट अबंडेंट। नहीं, ऐसा नहीं है, सीरियम इज मोस्ट अबंडेंट। ऑलराइट। इसके अलावा और भी जो आते हैं उनमें से कुछ की हम बात कर लेते हैं। जैसे एक बहुत ही कॉमन एलिमेंट है नियोडीमियम। ऑलराइट, इसी रेयर अर्थ एलिमेंट्स में देखिए जब इसको इसके साथ मिला के हम आयरन और बोरॉन मिला के जब एलॉय बनाते हैं ना, ठीक है, तो वो बनाता है वर्ल्ड का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेट। स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेट बनता है नियोडीमियम से। क्लियर है। और आपको पता होगा, अगर आपने कभी ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग वगैरह देखा है, वहां पे इनका बहुत यूज होता है। ऑलराइट। देन नेक्स्ट, उसी तरीके से दो और एलिमेंट्स आते हैं इसी सीरीज में, दैट इज डिस्प्रोसियम एंड प्रेसियोटीमियम। राइट, ये दोनों एलिमेंट्स भी यूज किए जाते हैं मैग्नेट की प्रॉपर्टीज को चेंज करने के लिए। मैग्नेट की प्रॉपर्टीज या कह लीजिए कि उनकी परफॉर्मेंस को चेंज करने के लिए। राइट, तो ये कुछ एग्जांपल हैं ताकि आप कुछ एक नाम याद रख पाएं। सारे तो याद नहीं रहेंगे ऑफ कोर्स, लेकिन आप नियोडिमियम याद रखिए, डिस्प्रोसियम एंड प्रेसिडियम, क्योंकि ये न्यूज़पेपर में आपके आ चुके हैं। और जब न्यूज़पेपर में अगर कोई चीज आया है तो यूपीएससी एक्सपेक्ट करता है कि अगर आपको पूरी लिस्ट याद नहीं भी है तो एटलीस्ट आपको इनके नाम पता हो। ओके, सीरियम ये सबसे ज्यादा अबंडेंट है। ओके, ये लैंथेनाइट सीरीज होती है हमारी 57 टू 71, और उसके अलावा दो और होते हैं स्कैंडियम एंड यूट्रियम। तो ये मिलके बनते हैं हमारे 17 रेयर अर्थ एलिमेंट्स। ठीक है, तो अब ये तो हुआ सिर्फ एक पार्ट रेयर अर्थ एलिमेंट इन 30 का। इसके अलावा भी 29 है, पूरे 29 तो हमें जरूरी नहीं है याद रखना, लेकिन इसमें काफी सारे ऐसे हैं जो बहुत बेसिक है, जो हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं, जैसे टंगस्टन। ओके, शायद बचपन में सबसे पहले हमने इसी एलिमेंट के बारे में पढ़ा है। उसके अलावा टिन हो गया, ग्रेफाइट हो गया, और लिथियम, कोबाल्ट, कैडमियम, राइट, इवन पोटैश एंड फॉस्फोरस, पोटैश, फॉस्फोरस, एंटीमोनी,
ठीक है, तो ऐसे बहुत लंबी लिस्ट है, लेकिन आपके लिए जरूरी है ये 17 रेयर अर्थ एलिमेंट्स याद रखना। ठीक है, तो यहां तक अगर आपको समझ में आया तो हम लोग आगे बढ़े। ठीक है, हमने डेफिनेशन देख ली, आप किस तरीके से डिफाइन करेंगे। दीज आर द एलिमेंट्स दैट आर ऑलवेज एट द रिस्क ऑफ सप्लाई शॉर्टेज या सप्लाई फ्लक्चुएशन बिकॉज ऑफ देयर हाई कंसंट्रेशन इन few countries in extracting and processing. Okay, and based on their importance in modern technology, economy, and national security, every country prepare their own list of critical minerals. All right, that's your definition. और मैं ऑलवेज आपको एनकरेज करूंगा कि आप हर टॉपिक पर डेफिनेशन एंड कंक्लूजन पहले से रेडी रखिए दिमाग में। एग्जाम हॉल में जाके सोचने का टाइम नहीं होगा, वहां 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, 60 पेजेस लिखना, 4000 वर्ड लिखना 3 घंटे में ऑलरेडी बहुत मुश्किल काम है। ठीक है, तो चलिए, ये तो मैंने आपको बता दिया कुछ बेसिक्स। अब मैं आपको बताऊंगा कि चाइना में कैसे चाइना ने ऑलमोस्ट वर्ल्ड पे मोनोपोली बना रखी है इस फील्ड में। देखिए, 2010 तक अगर आप जाएंगे ना, 2010 में तो ऑलमोस्ट 92% सारी प्रोसेसिंग, मैन्युफैक्चरिंग और माइनिंग सब चाइना में होती थी। अब जाके जैसे जब दूसरी कंट्रीज जागी कि यार ये चाइनीज मोनोपोली ठीक नहीं है, ओके, तो उसके बाद जाके अब कहीं ये परसेंटेज 62 के आसपास गया है। ऑलराइट, अब हम चाइना का शेयर जाने उससे पहले आपको तीन चीजें क्लियर हो जानी चाहिए दिमाग में। एक होता है अपस्ट्रीम। जब हम अपस्ट्रीम की बात करते हैं ना, दैट मीन्स कि हम लोग माइनिंग की बातें कर रहे हैं। ऑलराइट, मतलब किस कंट्री से कितनी माइनिंग हो रही है, किस एलिमेंट की। सेकंड, मिड स्ट्रीम। जब मैं आपको मिड स्ट्रीम की बात कर रहा हूं, दैट मीन्स मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे इन मिनरल्स के एक्सट्रैक्शन की, रिफाइनिंग एंड प्रोसेसिंग करने की। ये मैं बताऊंगा आपको कि मैं क्यों आपको पहले ये एम्फोसाइज कर रहा हूं। थर्ड हो जाता है हमारा डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेजर कंपोनेंट्स, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेजर कंपोनेंट्स। राइट, तो ये तीन वर्ड अपने दिमाग में पहले क्लियर रखिए। अब जब हम बात करते हैं माइनिंग की, तो पहले हम देखते हैं कि अलग अलग कंट्री में, इस बार एक प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया था कि कोबाल्ट का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन यानी कि माइनिंग, ओके, ये कहां पर होता है, तो उसका आंसर था डीआरसी, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। राइट, तो इस तरह के सिंपल वन लाइनर टाइप की इंफॉर्मेशन से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रीलिम्स में। राइट, तो पहले मैं आपको बताऊंगा माइनिंग के बारे में। तो देखिए, जब बात हम करते हैं लिथियम की, तो 70% माइनिंग होती है ऑस्ट्रेलिया एंड चिली में। क्लियर। देन कोबाल्ट, यही क्वेश्चन था एग्जैक्टली, 70% डीआरसी, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में होती है। ओके, इंडोनेशिया, नो, जस्ट अ सेकेंड, निकल, निकल की बात करें तो 30% होती है इंडोनेशिया में। और लार्जेस्ट है, ये लार्जेस्ट ही बता रहा हूँ। 30% यहाँ होती है, इसका मतलब नहीं 70% कहीं और हो रही है, 70% बिखरी बिखरी हो रही है अलग अलग कंट्रीज में। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर अगर निकल की बात की जाए तो वो इंडोनेशिया ही है। ओके, सिमिलरली कॉपर की बात करें तो 40% के साथ सबसे ज्यादा होती है चिली एंड पेरू में। राइट, ये बात हो गई है माइनिंग की, यानी कि अपस्ट्रीम। ठीक है, अब देखिए, माइनिंग करना अलग चीज है, अब इनकी जो प्रोसेसिंग होगी उसके लिए ये सारा इतना ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है ना अलग अलग कंट्री में, ये भेजा चाइना में ही जाता है। अभी मैं आपको कंपैरिजन करके बता देता हूं। लिथियम की बात कर रहे थे हम, 59% ऑफ लिथियम की प्रोसेसिंग चाइना में होती है। ऑलराइट, कोबाल्ट, 73% कोबाल्ट की प्रोसेसिंग अगेन चाइना में। निकल, 68% प्रोसेसिंग चाइना में हो रही है। कॉपर, 40% प्रोसेसिंग चाइना में हो रही है। ठीक है, इसलिए चाइना का डोमिनेंस इतना ज्यादा है। वो खुद प्रोडक्शन करता है, वो तो अपनी जगह है, उसके बाद दूसरी कंट्रीज में जाकर भी वहां पर माइनिंग माइंस खरीद लेता है। जैसे चाइना ने इस वक्त कोबाल्ट की सबसे बड़ी माइन जो डीआरसी में है, डेमोक्रेटिक ऑफ कॉन्गो में, ये चाइनीज कंपनीज ने एक्वायर कर रखी है। ओके, और ये क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पे चाइना की 6 सबसे बड़ी स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस हैं। ठीक है, यानी कि पब्लिक सेक्टर, ये उनको हर तरह का सस्ता लोन से लेके तो जो भी करना है उसको, यहां तक कि दूसरी फॉरेन गवर्नमेंट को अगर प्रेशराइज भी करना है तो उसके थ्रू वो अपनी इन कंपनीज को माइंस एक्वायर करवाता है।
ऑलराइट, ताकि हम सिर्फ प्रोसेसिंग में ही मोनोपोली ना बना पाए, बल्कि दूसरी भी जो कंट्रीज है जहां पर ये रिसोर्स अवेलेबल है, हम वहां पर भी माइंस एक्वायर करेंगे, फिर माइनिंग करके अपने देश में लाएंगे और यहाँ पर प्रोसेसिंग करेंगे। तो एक एग्जांपल है कोबाल्ट कोबाल्ट माइंस, जो कि इन्होंने डीआरसी में एक्वायर की है। सिमिलरली इन्होंने काफी सारी लिथियम माइंस अर्जेंटीना में भी एक्वायर की हुई है। ऑलराइट, दिस इज कॉल्ड एज, मतलब हमारे यहाँ तो क्या है, हमारी गवर्नमेंट तो और उल्टा स्टेप ले रही है कि हम लोग तो अपने सभी प्राइवेट सेक्टर की जो कंपनीज है, इवन प्रॉफिटेबल कंपनीज को भी हम लोग प्राइवेटाइज करते जा रहे हैं। जबकि प्राइवेट जो हमारी पब्लिक सेक्टर कंपनीज हैं, अगर वो प्रॉफिटेबल है, वो अच्छा काम करी, तो हमें तो उन्हें एनकरेज करना चाहिए कि आप जाइए फॉरेन में एक्वायर कीजिए और ज्यादा माइंस को। ठीक है, अगर हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है रेयर अर्थ एलिमेंट्स के, तो फॉरेन में एक्वायर करेंगे हम। उसी पर्पज के लिए हमने एक बॉडी बनाई थी, या आप कह लीजिए कंपनी बनाई है, काबिल। ओके, ये तीन पब्लिक सेक्टर कंपनीज से मिलके बनी है, मतलब उनके शेयर्स हैं इसमें। पहला है एनएसीएल, दैट इज नेशनल एल्यूमिनियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। सेकंड है एचसीएल, मतलब हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। एंड थर्ड है एमईसीएल, ओके, दैट इज एक्सप्लोरेशन कंपनी लिमिटेड, मिनरल एक्सप्लोरेशन कंपनी लिमिटेड। इन तीनों से मिलकर हमने बनाई एक कंपनी काबिल। अब इसका पर्पस क्या है कि हमें फॉरेन में एक्सप्लोरेशन करना है। ठीक है, कुछ कंट्रीज में जहां पे प्रोस्पेक्ट है कि शायद यहाँ पे एलिमेंट हो, और अगर होता है तो फिर उसकी वहां पर माइनिंग करनी है। ठीक है, इस गोल के साथ हमने काबिल बनाई है। लेकिन फिर भी इससे कोई इतना ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं होता। बट चाइना की ये 6 स्टेट स्पॉन्सर्ड कंपनीज, ये बहुत दबदबा रखती है वर्ल्ड ओवर सारी माइंस एक्वायर करने का। और उसके बाद फिर चाइना की जो गवर्नमेंट है, वो अपना जो फाइनेंशियल मसल पावर है, उससे कंपेल कर देती है वहां की कंट्रीज को, स्पेशली अफ्रीकन एंड साउथ अमेरिकन कंट्रीज में, कि ये माइन हमारी कंपनी को दीजिए। ऑलराइट, एनीवे, तो यहां पे मैंने आपको बताया चाइना का डोमिनेंस। ओके, अब मैंने आपको ऊपर अपस्ट्रीम, मिड स्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम बताया था। तो देखिए, इस माइनिंग में मतलब अपस्ट्रीम में 60% हर तरह की माइनिंग चाइना में होती है। प्रोसेसिंग की बात करें तो वर्ल्ड से सारे एलिमेंट्स का 85% प्रोसेसिंग चाइना में हो रहा है। और अगर डाउन स्ट्रीम यानी मैन्युफैक्चरिंग की भी बात करें, तो सपोज एग्जांपल ले लीजिए मैग्नेट का। ओके, तो ये भी 92% मैन्युफैक्चरिंग अकेले चाइना में हो रही है। ओके, तो आप समझ गए कि यहाँ पर चाइना का इतना डोमिनेंस है, इसीलिए फिर यूएसए ने क्या किया, उसने एक मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप बनाई 14 कंट्रीज के साथ मिलकर, जिसका इंडिया अभी जस्ट पार्ट बना है, जब प्राइम मिनिस्टर अमेरिका की विजिट पर थे। क्योंकि इसको वर्ल्ड काउंटर करना चाहता है। 2010 में 92% डोमिनेंस चाइना का था, जो अब जाके 62 पे आया है, बट अभी भी ये बहुत ज्यादा है। अब ये सब कंट्रीज एकदम से क्यों, ये वेकअप कॉल कहाँ से मिला कंट्रीज को? ये वेकअप कॉल कंट्रीज को मिला कोविड से। क्योंकि जब चाइना के यहाँ कोविड सबसे पहले आया था, उन्होंने लॉकडाउन लगाया था, उसके बाद ये सप्लाई पूरा डिसरप्ट हो गया था। और डिसरप्शन होने की वजह से सभी कंट्रीज की, चाहे वो आप आर्म्स इंडस्ट्री ले लीजिए, क्योंकि वहां पर भी सब एलिमेंट्स यूज होते हैं, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ले लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री ले लीजिए, वहां सब जगह ये यूज होता है। और उन सब पे असर पड़ा था जब चाइना में लॉकडाउन लगा था। ओके, तो दैट कोविड फर्स्ट वेव, इट वाज अ वेकअप कॉल फॉर ऑल द कंट्रीज की इस तरह का कंसंट्रेशन अगर चाइना पे ही रहेगा, उसी पे डिपेंडेंट रहेंगी सारी कंट्रीज, तो प्रॉब्लम होगी। और इसका एक सबसे बड़ा एग्जांपल है कि 2010 में चाइना का कुछ डिस्प्यूट हुआ था सेनकाकू आइलैंड को लेके जापान के साथ। ऑलराइट, तो इसने क्या किया था, चाइना ने बैन कर दिया था कि हम जापान को रेयर अर्थ एलिमेंट सप्लाई नहीं करेंगे। और इसका इम्पैक्ट ये हुआ कि इसकी प्राइस सीधे सीधे 350% बढ़ गई थी। ओके, और ये बैन सिर्फ 51 डेज के लिए ही लगाया था उसने। ओके, एंड जस्ट सी द इम्पैक्ट ऑन द प्राइसेस। अब जब इनकी रेयर अर्थ एलिमेंट्स की प्राइस इतनी बढ़ेगी, यानी कि हर इंडस्ट्री के लिए मैन्युफैक्चरिंग में जो इनपुट कॉस्ट होती है वो बढ़ गई है। ओके, रॉ मटेरियल महंगा हो गया। तो आप सोचिए कितना इम्पैक्ट पड़ा होगा जापान पे। ऑलराइट, सो ये सिर्फ एक एग्जांपल है। तो फर्स्ट थिंग इज कि चाइना का डोमिनेंस यहाँ पे कम करने की जरूरत क्यों है, वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, नाउ अब हमें जरूरत क्या होती है इनकी, मतलब क्यों हमें ये करना है, हम क्यों ये रिपोर्ट लेकर आए। तो देखिए, पहले तो अगर हम नीड की बात करें तो इनकी जरूरत सबसे ज्यादा क्या है। आज आप इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें चाहिए बैटरीज, कौन सी, लिथियम आयन बैटरीज। वो कैसे बनेगी, इन्हीं एलिमेंट्स की मदद से। राइट, हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी की बात करते हैं, सोलार पावर एंड सो ऑन। ठीक है, उसमें क्या लगते हैं, सोलार फोटोवोल्टेइक सेल, पीवी।
ओके, और उसमें भी क्या जरूरत पड़ती है, एनी रेयर एलिमेंट्स की, राइट। हम बात कर रहे हैं सेमीकंडक्टर की, हम इंडिया को हब बनाना चाहते हैं सेमीकंडक्टर का, राइट। उसमें सबसे ज्यादा क्या यूज होता है सेमीकंडक्टर में, सबसे बेसिक इनपुट क्या है, सिलिकॉन, राइट। तो इसके लिए भी, राइट। उसके बाद अगर ये सोलार की बात करें ना, हम तो 75% ऑफ पीवी सेल्स हम लोग चाइना से इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप कोई भी फील्ड देख लीजिए, कोई भी सेक्टर देख लीजिए, आप डिफेंस देख लीजिए, ठीक है, आप डिफेंस से मिसाइल्स देख लीजिए, क्या वो इनके बिना चल सकती हैं, कंडक्टर्स के बिना। तिरंगा मूवी हम सबने बच्चों में देखी ना, फ्यूज कंडक्टर निकाल लिए हमने आपकी मिसाइल के, ओके। तो नहीं वर्क करेगा, ठीक है। आज अगर यूएसए का भी सबसे बेस्ट फाइटर प्लेन है F-35, इस तरह की चीजें, तो उनमें भी चाइना से आए हुए ये रॉ मटेरियल्स ही यूज होते हैं। तो चाइना का इस पे कंट्रोल इतना है कि अगर वहां से सप्लाई डिस्टर्ब होगा तो हर फील्ड डिस्टर्ब होगी, हर वर्ल्ड की हर कंट्री की, ओके। इलेक्ट्रॉनिक्स में मैंने आपको ऑलरेडी बताया, ठीक है, सिलिकॉन चिप्स, इसके बिना आप सेमीकंडक्टर नहीं बना सकते, और उसके बिना आप किसी भी तरह का इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट नहीं बना सकते, चाहे वो कंप्यूटर हो, एलईडी स्क्रीन हो, कुछ भी हो, ओके। रिन्यूएबल एनर्जी में सोलर फोटोवोल्टिक सेल, ऑलराइट। उसी तरह टेली कम्युनिकेशन में देख लीजिए, या ट्रांसपोर्टेशन में देख लीजिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, ऑलराइट। तो इन सभी फील्ड में इनकी जरूरत पड़ती है, इसीलिए हमें ये पॉलिसी लाने की जरूरत पड़ी है कि हमें इसमें सेल्फ रिलायंट बनने की जरूरत है। अब देखिए, ये जो 30 मिनरल्स है ना, तो इसमें से मैं आपको 10 एम्फेसाइज करूंगा, क्योंकि ये जो 10 है, इन 10 एलिमेंट्स में हमारी 100% इम्पोर्ट डिपेंडेंसी है, 100% इम्पोर्ट करते हैं हम इन 10 एलिमेंट्स का, ठीक है। तो ये मैं आपको जरूर कहूंगा कि आप इसको कोशिश कीजिए कि याद रख सकें, बिकॉज इन 10 में से वो जरूर आपको ऑप्शन देगा अगर प्रीलिम्स में देगा तो, ठीक है। तो चलिए एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं फटाफट, दिमाग में बस एक हल्का सा आइडिया रहना चाहिए। लिथियम सबसे पहले किस में यूज होता है, हमारा बैटरीज। हम लोग किस तरफ मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ। हमने टारगेट रखे हुए हैं, ठीक है, हमने स्कीम चला रखी है, फेम 1 फेम 2, बट इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने के लिए बैटरीज चाहिए, ओके। और बैटरीज के लिए चाहिए लिथियम, और हम कर रहे हैं 100% लिथियम इंपोर्ट। तो वल्नरेबल है हमारी इंडस्ट्री कि आज हम एक इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल इंडस्ट्री सेटअप कर लें बहुत बढ़िया मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज के साथ, बट जो रॉ मटेरियल चाहिए, जो बैटरीज चाहिए, लिथियम आयन बैटरीज, वो पूरा हम इंपोर्ट पे डिपेंडेंट है। क्लियर। हर एक चीज को कनेक्ट करते जाइएगा अपने माइंड में, ठीक है। ऐसा मत सोचिए कि हाँ कोई आपको लेक्चर दे रहा है, जस्ट एंगेज योर सेल्फ इन दिस वीडियो। सेकेंड, कोबाल्ट, ये भी हम 100% इंपोर्ट कर रहे हैं। बैटरीज तो बनाने में यूज होता ही है, साथ साथ सुपर एलॉयज बनाने में भी यूज होता है ये, ऑलराइट। बट हमारी डिपेंडेंसी 100% है इसमें भी। निकल, ठीक है, अदर देन बैटरीज, ये यूज होता है स्टेनलेस स्टील में, ठीक है। और आपको पता है कि हमारे इंडिया का क्लाइमेट क्या है, ह्यूमिड टाइप का। हमारे यहाँ जो आयरन होता है वो जल्दी रस्ट हो जाता है, 4 महीने बारिश भी होती है नॉन स्टॉप। और हम लोग तो अब ब्रिज ऐसी जगहों पे भी बना रहे हैं जो ऑलमोस्ट बादल से ऊपर है, जैसे हमने जम्मू कश्मीर में रिवर चेनाब के ऊपर बनाया, ओके। तो इसके लिए भी हमें निकल की जरूरत है। दूसरा है जर्मेनियम। अगर आपने उरी मूवी देखी होगी, या आपने कभी भी कोई मिलिट्री ऑपरेशन देखी होंगे, आपने देखा होगा नाइट विजन कैमरा लेके चलते हैं वो लोग, राइट, ताकि रात में भी देख सकें। तो उसी उन्हीं चीज में यूज होता है जर्मेनियम, नाइट विजन अप्लायंसेस में। ये सिर्फ मैं आपको इनके एप्लीकेशन इसलिए बता रहा हूँ, पूछी नहीं जाएंगे, लेकिन इसके थ्रू आप याद रख पाएंगे इन चीजों को, ठीक है। जितना ज्यादा आपने किसी चीज के बारे में सुना होता है उससे, तो आप बेटर याद रख पाते हैं, ठीक है। इसके अलावा बेरिलियम, ठीक है, ये यूज होता है एरोस्पेस इंडस्ट्री में। अब आपको पता है कि हम लोग फाइटर प्लेन्स वगैरह बना रहे हैं, हम लोग स्पेस में भेजने के लिए रॉकेट बनाते हैं, तो वहां पे हमें इस एलिमेंट की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट इज स्ट्रॉन्शियम, ये यूज होता है मैग्नेट्स में, जिसकी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में बहुत एप्लीकेशन है, मैग्नेट्स और इवन ग्लासेस बनाने में भी यूज होता है, ऑलराइट। इसके अलावा चार और हैं, दैट इज वैनेडियम, नियोबियम, रेनियम एंड टेंटलम।
ये 10 वो एलिमेंट्स हैं जिन पे हमारी 100% इम्पोर्ट डिपेंडेंसी है, राइट। तो 30 में से काफी सारे तो मैं आपके साथ डिस्कस करके आपको याद करवा चुका हूँ, आई होप, राइट। और बाकी के जो सिंपल हैं, टिन, पोटैश, फॉस्फोरस, आई थिंक वो आपको याद रखने में इतनी दिक्कत नहीं है। बट आपको सिर्फ याद रखने हैं रेयर अर्थ एलिमेंट्स 17 जो थे, ठीक है। तो यहाँ पे सारी बेसिक बातें हो गई हैं। अब मैं आपको लेके आता हूँ फाइनली कि जो हमारी लिस्ट आई है 30 की, ओके। तो ये लिस्ट लाने का गोल क्या है हमारा, व्हाट इज द एम ऑफ कि हमने ये 30 क्रिटिकल एलिमेंट्स की लिस्ट पब्लिश की। देखिए, सबसे पहला हमारा गोल है कि हमें सेल्फ रिलायंट बनना है इसमें, राइट। हम बात करते हैं आत्मनिर्भर भारत की। देखिए, वो हम जब ही बन पाएंगे जब हम लोग अपनी इम्पोर्ट डिपेंडेंसी कम करेंगे, हम खुद अपने एक्सप्लोरेशन करें, हम देखें कि हमारे यहाँ किन किन जगहों पर एलिमेंट्स मिल सकते हैं इंडिया में। जैसे आंध्रा में कुछ रिसोर्सेज के मिले हैं हमें, और उसी तरह से आपने अभी फेमस देखा था जम्मू कश्मीर के सलाल में, है ना, लिथियम आयन के रिजर्व्स ऐसा इन्फर्ट किया गया है, अभी श्योर नहीं है, बट इन्फर्ट रिसोर्सेज तो एटलीस्ट मिले वहां पे, ठीक है। तो वो तभी हमें पता चलेगा जब हम एक्सप्लोरेशन बढ़ाएंगे अपना। दूसरा, कि वी नीड टू एनहांस सप्लाई चेन रेजिलियंस, एनहांस सप्लाई चेन रेजिलियंस। अब मेरी स्पेलिंग पे रिलाई मत किया कीजिए, ठीक है। तो हमें ये रेजिलियंस बड़ा इंप्रूव करना है। जैसे क्या हुआ था, कोविड जब आया था तो चाइना से सप्लाई डिस्टर्ब हुआ था, ठीक है, डिस्ट्रप्शन हुए थे। उस वजह से हमारी जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री थी इंडिया की, वो बहुत बैडली अफेक्ट हुई थी, राइट। हमारे यहाँ पे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज का प्रोडक्शन काफी लो हो गया था क्योंकि इनपुट्स नहीं आ पा रहे थे, राइट। एंड आपको पता होगा वी आर ऑटोमोबाइल में सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब इंडिया है, राइट। कंपनीज फॉरेन की वो अलग बात है, बट सबसे ज्यादा ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हमारे यहाँ होती है, राइट। तो हमें सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन से बचना है। तीसरा, हमने क्या टारगेट रखा है कि हमें 2070 तक क्या बनना है, हमें नेट जीरो कार्बन एमिशन की तरफ बढ़ना है, ओके। हमें अपने कार्बन एमिशन जीरो कर लेने हैं बाय 2070। यहाँ पे नेट का मतलब ये होता है कि ऐसा नहीं कि कार्बन एमिशन होंगे ही नहीं, होंगे, बट उतना ही ज्यादा एब्सॉर्ब भी हो जाए वापस, ठीक है। उतने अच्छे फॉरेस्ट लगाने हैं हमें, प्लांटेशंस करने, ताकि उतना ही ज्यादा एब्सॉर्ब भी हो जाए, ठीक है। उसे कहते हैं नेट, मतलब जितना हम रिलीज कर रहे हैं उतना ही हम वापस से सिक्वेस्टर भी कर ले रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा, और ये कैसे होगा, जब हमने बात की है कि हम सोलार एनर्जी की तरफ बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि हमने इसमें टारगेट रखा है ना कि हमारा 50% प्रोडक्शन, 50% इलेक्ट्रिसिटी जो हम जनरेट करेंगे वो कहाँ से करेंगे, रिन्यूएबल एनर्जी से, ठीक है। ये हमारा टारगेट है बाय 2030। तो ये तभी हो पाएगा ना जब आप इस चीज में सेल्फ रिलायंट तो हो। कल को अगर चाइना से सोलार पैनल आना किसी वजह से डिस्टर्ब हो गए या बंद हो गए, तो फिर आप कैसे करेंगे अपने टारगेट अचीव, राइट। नेक्स्ट इज स्ट्रेटेजिक अटोनमी। स्ट्रेटेजिक अटोनमी से यानी कि अ, चाइना का अगर किसी देश के साथ प्रॉब्लम चल, या सपोज हमारे ही साथ प्रॉब्लम चल रहा है, तो वो ये चीज का एक्सपोर्ट करना बंद कर देगा, तो हमारी तो पूरी इंडस्ट्री ठप पड़ जाएगी ना, ऑटोमोबाइल से लेके इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग तक, ऑलराइट। रिन्यूएबल एनर्जी, इवन रिन्यूएबल एनर्जी भी जब हम लोग प्रोड्यूस करते हैं ना, तो उसके बाद जरूरत होती है कि इस रिन्यूएबल एनर्जी को स्टोर करना है बैटरीज में, ओके, स्टोरेज बैटरीज। और स्टोरेज बैटरीज के लिए भी हमें अल्टीमेटली फिर जरूरत पड़ेगी लिथियम की, क्लियर। अभी तो हम इवन लिथियम आयन सारी बैटरीज भी 100% इंपोर्ट ही कर रहे हैं, हम बैटरी भी नहीं बना रहे हैं अभी तो, ऑलराइट। नेक्स्ट इज एनर्जी सिक्योरिटी। हमारी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए ये सब पॉइंट एक दूसरे से कनेक्टेड है, ओके। रिन्यूएबल एनर्जी, फिर उसी में स्टोरेज करना है तो बैटरीज भी चाहिए, फिर उसको ट्रांसमिट भी करना है तो जो केबल वायर्स होती हैं उसमें भी हम लोग यही मिनरल्स यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया कि हमें इसकी जरूरत क्या है। फिर दूसरा मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं, ये उस टाइम छूट गया था, मुझे उसी टाइम बताना था आपको, और जब मैंने आपको रेयर अर्थ एलिमेंट्स बताए थे ऊपर, रेयर अर्थ एलिमेंट, ये इसको ना मैं ऊपर ही कराता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो, यहाँ से, ठीक है, यहीं पे बताना था मुझे आपको। दीज रेयर अर्थ एलिमेंट्स, ये दो तरह के होते हैं। एक है हैवी, हैवी रेयर अर्थ एलिमेंट्स,
और दूसरा है लाइट। द गुड थिंग इज कि ये जो लाइट वाले हैं ना, इसके कुछ रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल है, ज्यादा नहीं है बट फिर भी है, मतलब इंडिया में कुछ अवेलेबल है। बट ये जो हैवी वाले हैं, इसमें हमारे साथ प्रॉब्लम है कि इसका हमारे पास कोई रिजर्व अवेलेबल नहीं है अपनी कंट्री में। अब हैवी में क्या क्या आ जाता है, ऊपर मैंने आपको एक नाम बताया था, डिस्प्रोसियम, राइट, टर्बियम एंड यूरोपियम, मतलब ये सब है हैवी रेयर अर्थ एलिमेंट्स। तो इसके रिसोर्सेज इंडिया में बिल्कुल नहीं है। और लाइट में आ जाते हैं, एक तो हमारे लैंथेनम सीरीज वाले, सीरियम जो कि सबसे अबेंडेंट है हमारे यहाँ, नियोडिमियम, ठीक है, जो कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेट बनाने में यूज होता है, प्रेसियोडीमियम, राइट, समैरियम, राइट, दीज आर लाइट, राइट, एंड दीज आर हैवी। बस ये दो में हम क्लासिफाई करते हैं इनको, ठीक है। तो बस एक बार देख लीजिए, याद रह जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने उनके एग्जाम्पल्स भी देखे हैं, तो इसको याद रखना इतना मुश्किल नहीं होगा आपके लिए। नाउ अब हम आते हैं कि ये जो पॉलिसी आई थी, इसने रिकमेंडेशंस क्या दिए हैं कि हमें क्या करने की जरूरत है। तुम्हारी नेक्स्ट हेडिंग होगी रिकमेंडेशन। मैंने इसको पूरा होलिस्टिकली कवर किया है, इसके अलावा आपको और कुछ जानने की जरूरत नहीं है। आप बस आगे जब कुछ नए डेवलपमेंट्स होंगे तो वो आप अपने नोट्स में खुद से ऐड करते जाएंगे न्यूज़पेपर के थ्रू। ऑलराइट, चलिए, सबसे पहला एंड इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन, it said that you need to set up a center of excellence for critical minerals। और ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस क्या करेगा, एंड फर्स्टली इट शुड बी सेटअप अंडर मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, ओके। और ये क्या करेगा, फर्स्ट थिंग, इट विल फोकस ऑन आइडेंटिफाइंग एफिशिएंट वे फॉर डिस्कवरिंग जियोलॉजिकल नॉलेज, डेटा एनालिटिक्स, मशीन लर्निंग कैपेबिलिटीज, ओके। आपको एफिशिएंटली पहले तो एक्सप्लोर करना आना चाहिए कि कैसे हम ढूंढें कि हमारे पास कौन से एलिमेंट के रिजर्व्स कहाँ पर हैं, कितने हैं। ऑलराइट, सो फर्स्ट इसका जो गोल होगा इस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का, विल बी आइडेंटिफाइंग efficient ways for discovering geological knowledge, data analytics, and machine learning capabilities. Okay, this will be the first work of this body. Second, इसके अलावा इसको क्या करना है, इसको कोलैबोरेट करना चाहिए काबिल के साथ, जो मैंने आपको ऊपर एक बॉडी बताई थी, राइट। कोलैबोरेट विद काबिल फॉर स्ट्रेटेजिक एक्विजिशन ऑफ फॉरेन एसेट्स, ठीक है। अगर हमारे पास नहीं है रिसोर्सेज तो हम दूसरे देशों में माइंस एक्वायर करेंगे, ठीक है। सो दिस विल बी दी फर्स्ट रिकमेंडेशन, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाइए फॉर क्रिटिकल मिनरल्स, और उसको ये दो ड्यूटी दी गई है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। नाउ अब देखिए, इसके अलावा हमें हमसे बात की गई है कि आप इंपोर्ट को रिड्यूस कीजिए। तो इस इंपोर्ट को रिड्यूस कैसे करें हम, हाउ टू रिड्यूस दीज इंपोर्ट्स। अब तक की डिस्कशन से आप खुद अब अंदाजा लगा सकते हैं। पहला हमें क्या करना है, हमें एनकरेज करना होगा पब्लिक एज वेल एज प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, ओके, तीनों कैटेगरी में, इन एक्सप्लोर करने में, ठीक है, एक्सप्लोरेशन, माइनिंग एंड प्रोसेसिंग में, ठीक है। पब्लिक और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को एनकरेज करना है। सेकेंड, फैसिलिटेट एडॉप्शन ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजीज, क्योंकि मैंने आपको ऊपर बताया था कि इनकी जो माइनिंग प्रोसेसिंग होती है इसमें काफी हाई स्किल्स चाहिए आपको, ठीक है। तो फर्स्टली वी नीड एडवांस टेक्नोलॉजीज, ठीक है। और इसीलिए यूएसए के साथ कोलैबोरेशन करना या जापान के साथ कोलैबोरेशन करना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है।
तो अब जो हम मिनरल सप्लाई ग्रुप के मेंबर बने हैं यूएसए के साथ, अब वो हमारे लिए हेल्पफुल रहेगा टू हैव दीज एडवांस टेक्नोलॉजीज। ऑलराइट, इसके अलावा इंटरनेशनल कोलैबोरेशन करेंगे, जैसे हमने ऑस्ट्रेलिया के साथ किया है। ओके, एनहांस दी एफिशिएंसी, एनहांस एफिशिएंसी एंड एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी। ऐसा नहीं कि माइनिंग के नाम पर आप पूरा एनवायरमेंट डैमेज करेंगे। ऑलराइट, ऑलराइट, दिस इज द सेकंड टास्क। फिर इसमें आप एग्जांपल देखेंगे कि हमने ऑस्ट्रेलिया के साथ क्या किया है। ऑस्ट्रेलिया के साथ हमने एक एग्रीमेंट साइन किया हुआ है, जिसमें हम लोग ईच कंट्री, ओके, दोनों कंट्री ऑलमोस्ट 3.5 मिलियन डॉलर डॉलर इन्वेस्ट करेंगी एक्सप्लोरेशन में। ठीक है, तो जैसे ऑस्ट्रेलिया में अगर बहुत ज्यादा रिजर्व्स हैं किसी एलिमेंट्स के, तो हम भी इन्वेस्ट करेंगे, वो भी इन्वेस्ट करेंगे, एक कॉमन फंड बनाएंगे और वहां पर फिर देखेंगे कि क्या एलिमेंट्स हमें मिलते हैं। दूसरा, हमने ज्वाइन किया है यूएसए लेड मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप। इसके टोटल 14 मेंबर्स हैं। अब देखिए, अगेन आप देखेंगे कि चाइना के डोमिनेंस को तोड़ने के लिए ही बनाया, क्योंकि अगर आप इसके मेंबर देखेंगे ना, तो यूएसए ने तो इसको लीड किया ही है। इसके अलावा मेंबरशिप में आपको सारे वही कंट्रीज मिलेंगे जिनका यूएसए के साथ थोड़ा क्लोज रिलेशन है, जैसे ऑस्ट्रेलिया, ओके, जापान, साउथ कोरिया, ओके, यूके। ठीक है, तो ये सब इस चाइना के डोमिनेंस को रोकने के लिए ही बनाया गया है। क्लियर है यहां तक? डिसरप्शन का हमें एक और एग्जांपल देखने को कब मिला था, जब कोविड के बाद रशिया यूक्रेन वॉर शुरू हुआ था। ये रशिया यूक्रेन वॉर, ठीक है, इसमें क्या हुआ था कि रशिया काफी अच्छा खासा एक्सपोर्टर था निकल का। राइट, निकल हो गया, पैलेडियम हो गया, टाइटेनियम, टाइटेनियम स्पॉन्जी, ओके, स्कैंडियम। इनका इनका जो सप्लाई था वर्ल्ड ओवर, इस पे असर पड़ा इस वॉर के बाद। उसी तरह इवन यूक्रेन भी टाइटेनियम का अच्छा खासा एक्सपोर्टर था। राइट, तो ये सप्लाई डिस्ट्रप्शन जैसे जैसे और ज्यादा होते गए, पहले कोविड की वजह से, फिर रशिया यूक्रेन वॉर की वजह वजह से, इसी वजह से सभी कंट्रीज का ध्यान ज्यादा गया कि हमें इस सप्लाई चेन को रेजिलियंट बनाना है। तो उसका सबसे बड़ा एग्जांपल निकला, यूएस ने कहा कि नहीं, मैं चाइना पर डिपेंड नहीं रह सकता, हम मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप करेंगे। ठीक है, अब देखिए इंडिया के साथ चैलेंजेस क्या है इसमें। इसमें चैलेंजेस भी है हमारे पास। सबसे पहला कि देखिए, इस 30 में से काफी सारे क्रिटिकल और स्ट्रेटेजिक मिनरल्स जो हैं, वो पार्ट हैं हमारा मिनरल माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1957 में। इस एक्ट में हमने अपने काफी सारे मिनरल्स को क्या डिक्लेयर कर रखा है, एटॉमिक मिनरल्स। ओके, और एटॉमिक मिनरल डिक्लेयर होने की वजह से इनकी जो माइनिंग है, वो सिर्फ पीएसयू ही कर सकते हैं, यानी कि गवर्नमेंट ओन कंपनी। तो फिर प्राइवेट सेक्टर इसमें आ ही नहीं पाएगा। ऑलराइट, तो पहला चैलेंज तो ये। तो इसी को ओवरकम करने के लिए अभी, आई थिंक आज 9 अगस्त है, कल ही 8 अगस्त को, ठीक है, पार्लियामेंट में एक न्यू बिल पेश किया गया है विद सेम नेम, माइंस एंड मिनरल अमेंडमेंट बिल 2023। ठीक है, तो अभी ये बिल की स्टेज में है। जैसे ही एक्ट बनेगा, मैं इस पे आपको एक सेपरेट वीडियो दे दूंगा, तो आप अपने नोट्स के साथ ही उसको ऐड करेंगे। बाकी अगर मुझे उसका एक सबसे इंपॉर्टेंट प्रोविजन आपको बताना होगा अभी के लिए, तो आई विल टेल यू कि यहाँ पर जो 12 एटॉमिक मिनरल्स थे, ठीक है, इन 12 एटॉमिक मिनरल्स में से 6 मिनरल्स को अब एक्सक्लूड कर दिया गया है। यानी कि ये 6 मिनरल अब प्राइवेट एंटिटीज इनको, इनका एक्सप्लोरेशन, इनकी माइनिंग कर सकती है। ठीक है, तो ये इस बिल का एक सबसे इंपॉर्टेंट प्रोविजन है। बाकी और जब आगे आएगा तो हम देख लेंगे। लेकिन ये 6 भी, चलिए मैं आपको नाम बता देता हूँ। एक तो हो गया लिथियम। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल हमने देखा अभी जब हमारी जीएसआई ने किया था ना, यूएसए में, सॉरी, जम्मू एंड कश्मीर में सलाल में जो रिजर्व मिले थे, वो किसने किया था, जीएसआई ने। ठीक है, किसी प्राइवेट एंटिटी ने तो किया नहीं था, क्योंकि अलाउ नहीं था अब तक। लेकिन ये बिल पास होने के बाद कर सकेंगी प्राइवेट कंपनीज। ऑलराइट, लिथियम है, उसके अलावा बेरिलियम। ये नाम मैं बार बार आपको इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आप इनसे फैमिलियर हो जाएं, फिर आपको इनको याद करने में दिक्कत नहीं आएगी। नियोबियम, टाइटेनियम, टेंटुलम एंड सिरकोनियम।
ऑलराइट। तो यहाँ पर जो 12 मिनरल्स जो एटॉमिक मिनरल्स की कैटेगरी में आते थे उसमें से 6 को एक्सक्लूड कर दिया गया है, यानी कि अब कमर्शियल माइनिंग हो सकती है इनकी बाय प्राइवेट एंटिटीज, और ये 6 के नाम यहाँ पर आपको मैंने दे दिए। ठीक है, तो ये इस बिल का एक सबसे इंपॉर्टेंट प्रोविजन है। तो अभी के लिए इतना याद रखिए, बाकी जैसे ही ये बिल पास होगा तब हम इस पे सेपरेट लेक्चर करेंगे तो आपको बाकी पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन वहां पे मिल जाएगी। ऑलराइट। दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूं कि जीएसआई जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जो कि एक अटैच बॉडी है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, ओके, इसने जम्मू कश्मीर के सलाल हाइमा हाइमा में इसने कहा था कि देर इज इन्फर्ड रिसोर्स ऑफ 5.9 मिलियन टन लिथियम और अगर इतना मिल जाता है तो ये बहुत बड़ी बात होगी। ठीक है, फिर और स्टेप क्या लिए गवर्नमेंट ने, काबिल बनाया है ताकि हम फॉरेन में एक्वायर कर सकें माइंस। ऑलराइट, तो ये कुछ स्टेप्स हैं जो गवर्नमेंट ने लिए थे। ऊपर मैंने आपको बॉडी के रिकमेंडेशन बता दिए। हाउ में मैंने आपको बता दिया कि कैसे हम इस डिपेंडेंसी को कम कर सकते हैं इंपोर्ट पर। ओके, यहाँ पे कुछ रिकमेंडेशन थे जो इस रिपोर्ट में निकल कर आए थे। बाकी हमें क्यों जरूरत है इसकी, तो एम में मैंने आपको सारी बातें बता दी। यहाँ पे 10 वो मिनरल्स हैं जो कि जिन पे हम पूरी तरह से इंपोर्ट डिपेंडेंट हैं। ऑलराइट। सेकंड कि हमें जरूरत क्या है इनकी। ओके, फिर मैंने आपको यहाँ पे चाइना का डोमिनेंस बताया। ठीक है, अप स्ट्रीम, मिड स्ट्रीम एंड सो ऑन। ठीक है, बाकी मैंने आपको एक फिक्स डेफिनेशन दे दी है ताकि आपको एग्जाम में प्रॉब्लम ना हो। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड एज मच एज दिस आर्टिकल इज कंसर्न। और जैसे ही वो बिल पास होगा तो हम उस पर सेपरेटली डिस्कस कर लेंगे, तो आपको इसी नोट्स के साथ आगे एडिशन करना है उसमें। ठीक है, इसलिए मैं आपको बार बार एम्फेसाइज कर रहा हूँ, प्लीज हैंड रिटन नोट्स ही बनाइएगा। अगर आपने थ्रू आउट द ईयर अपने 450 500 टॉपिक्स पे कमांड कर लिया, फिर आपको मेंस में कोई रोक नहीं सकता। ओके, प्रोवाइडेड कि आपका ऑप्शन बहुत अच्छे से तैयार हो। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, हैव ए ग्रेट डे।